कि किस प्रकार से कोई विद्यार्थी यदि 11th क्लास में एग्रीकल्चर सब्जेक्ट ले लेता है तो वो अपना भविष्य किस तरह से बेटर बना सकता है, बेहतर बना सकता है। कि कोई भी 12th पास बच्चा इस परीक्षा में सम्मिलित हो सकता है, साथ ही साथ अपना भविष्य उज्जवल बना सकता है। 12th आपने एग्रीकल्चर से कर लिया है ना। और अगर कोई भी प्राइवेट सीड कंपनी है तो वो आपको ज्यादा प्रायोरिटी देगी बजाय उस व्यक्ति के जिसने कॉमर्स पढ़ा है या आर्ट पढ़ा है या और कोई से सब्जेक्ट पढ़े। और ये सारी हायर लेवल की पोस्ट है जिनकी सैलरी मैं आपको कहना चाहूंगा कि 1-2 साल बाद लगभग लाख रुपए के आसपास हो जाती है। अगर आप किसी भी प्राइवेट सीड कंपनी में काम कर रहे हैं और इनकी लगभग 5 लाख से भी ज्यादा ब्रांचेस जो है वो ऑल ओवर इंडिया गांव-गांव तक फैली है और हर बैंक की हर ब्रांच में आपकी पोस्ट खाली पड़ी है। ये मान के चलिए बहुत सारे इंडियन लोग यहाँ से पढ़ के, खास करके बीएचयू से, पंतनगर से पढ़ के और इंटरनेशनल लेवल पर काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। मेरे भी कुछ स्टूडेंट फॉरेन में सेटल हो चुके हैं और वो बहुत खुश है अपनी जिंदगी से। इनकी सैलरी लगभग 25 से 30 हजार तक बहुत ही इनिशियल स्टेज में आपको मिल जाएगी। आप अच्छा परफॉर्म करो, 6 महीने के अंदर आपकी सैलरी डबल हो सकती है। प्राइवेट कंपनी में काम करने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपको सैलरी तो मिलती ही है, साथ ही आपको रहने का, घूमने फिरने का, खाने का, पेट्रोल का बहुत सारा खर्चा भी एक्स्ट्रा अलाउंसेस के रूप में दिया जाता है। साथ ही साथ इन पोस्ट पे आपको पहुंचने के बाद एक 4 व्हीलर जो एसयूवी गाड़ी है और एक ड्राइवर आपको कंपनी की तरफ से मिलता है और बाकी के सारे खर्चे तो आपको मिलेंगे। और एग्रीकल्चर करने का फायदा है कि गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स होती है आप उनके टच में रहते हैं, तो जो भी सब्सिडीज मिलना है, जो भी ग्रांट मिलना है, कैसे आपको ज्यादा से ज्यादा लोन मिले, उसकी जानकारी भी आपको बहुत ही नॉर्मली पता चल जाती है। जैसे आपको ड्रोन खरीदना, पढ़े लिखे आदमी, आप चाहते हो ड्रोन होता तो मैं तो 2-5 हजार रुपए रोज कमाता। आप नाबार्ड पे एप्लीकेशन लिखो कि मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मुझे ड्रोन खरीदने के पैसे दिए जाए ताकि कृषि का और ग्रामीण विकास हो पाए, तो आपको ये फंड कर देगी, है ना। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, सर ये तो परमाणु पर रिसर्च करते हैं, इनको एग्रीकल्चर वालों की क्या जरूरत है। मैंने आपको कहा कि जहां भी जमीन होगी बहुत सारी, वहां पर एग्रीकल्चर वालों की जरूरत होगी, है ना। और 2-4 लोगों को और बताएंगे कि एग्रीकल्चर की पढ़ाई करने का मतलब गाय भैंस गोबर नहीं होता है, इसका मतलब कहीं भी खेती करना नहीं होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुमन शर्मा एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका रॉयल इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप लोगों की भारी डिमांड थी कि सर एग्रीकल्चर में स्कोप के बारे में एक बहुत डिटेल्ड वीडियो आप ला दीजिए हमको। जितने भी गवर्नमेंट, जितने भी प्राइवेट सेक्टर्स में अच्छे पे स्केल की जितनी भी जॉब है, जिनमें एक बच्चा आसानी से एग्रीकल्चर के क्षेत्र में अपना भविष्य बनाकर एक अच्छा जीवन स्तर जी सकता है, एक बहुत अच्छी जिंदगी जी सकता है, तो आज मैं आपके सामने लेके आया हूं उन सभी क्षेत्रों में उपस्थित सभी प्रकार की जॉब्स के बारे में जानकारी, चाहे वो गवर्नमेंट फील्ड हो, चाहे वो प्राइवेट फील्ड हो। आप जानकर हैरान हो गए कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अलावा कितने ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो एग्रीकल्चर वालों के लिए स्पेशल पोस्ट निकालते हैं। तो आज इस वीडियो को आप अगर पूरा देखेंगे तो आपके मन से एक सवाल दूर हो जाएगा कि एग्रीकल्चर के क्षेत्र में कितना स्कोप है। तो अंत तक बने रहिए ताकि आप खुद भी जान सके, साथ ही साथ आपके जो भी छोटे भाई बड़े भाई हैं जो एग्रीकल्चर फील्ड में जाना चाहते हैं या जाने का सपना देख रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि एग्रीकल्चर में जो हायर एजुकेशन है, अर्थात 12th के बाद की जो परीक्षा है, वो सीयूईटी या आपकी स्टेट जो एग्जाम होती है एंट्रेंस, जैसे राजस्थान में होती है जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट जिसको हम कहते हैं जेईटी, एमपी में होती है एमपी पीएटी, छत्तीसगढ़ में होती है छत्तीसगढ़ पीएटी, यूपी में होता है यूपी कैटेट, बिहार में होता है बीसीईसी। ऐसे हर स्टेट की अपनी एक पर्सनल एग्जाम होती है जिसमें आप सम्मिलित होकर के एक अच्छा स्कोर प्राप्त करके और एक बहुत अच्छे कॉलेज से, एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से बीएससीएजी, एमएससीएजी, पीएचडी की डिग्री ले सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि उनमें क्या क्या भविष्य है। तो सबसे पहले मैं एक छोटा सा आपको परिचय दे देता हूं एग्रीकल्चर का। एग्रीकल्चर में आप चाहे 12th एग्रीकल्चर सब्जेक्ट लेकर करें, चाहे आपका पीसीबी यानी बायोलॉजी सब्जेक्ट रहा हो मेन स्ट्रीम में, चाहे आपका मैथमेटिक्स जो है वो रहा है, तीनों ही साइंस ग्रुप के स्टूडेंट इजीली एग्रीकल्चर से बीएससी एग्रीकल्चर कर सकते हैं। यहाँ तक कि सिर्फ बीएससी एजी नहीं, इससे संबंधित 13 प्रकार के विषयों में बैचलर की डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से कोई विद्यार्थी यदि 11th क्लास में एग्रीकल्चर सब्जेक्ट ले लेता है तो वो अपना भविष्य किस तरह से बेटर बना सकता है, बेहतर बना सकता है, और उसको आज पता चल जाएगा कि कितने प्रकार के उसके पास अवसर मौजूद है। आप मार्केट में जाएंगे, आपको लोग हमेशा यही कहते मिलेंगे कि रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं है। मैं आपको कहता हूं स्किलफुल लोग नहीं है। रोजगार के इस देश में ना तो कोई कमी थी, ना है और ना ही रहेगी। आप अपने गट्स पे भरोसा कीजिए, अपनी कमजोरियों पर विजय प्राप्त कीजिए, अपनी लैंग्वेज को सुधारिए, अपना मैथमेटिक्स सही कीजिए, अपनी इंग्लिश सही कीजिए। नौकरियों की कोई कमी नहीं, पैसा बहुत है मार्केट में, जॉब्स बहुत है मार्केट में, बिजनेस बहुत है मार्केट में। दिक्कत आ रही है स्किल डेवलपमेंट की, तो आप पहले तो अपनी स्किल पर ध्यान दीजिए। अब खास करके वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने अभी अभी 10th की एग्जाम पास की है और आगे उनको करियर ऑप्शन चुनने में बहुत ज्यादा समस्या आ रही है। तो मैं आपको बता देता हूं कि 11th में अगर आप एग्रीकल्चर सब्जेक्ट लेते हैं, आपको एग्रीकल्चर आगे पढ़ने में थोड़ी ज्यादा सुविधा होगी। अन्यथा आप बायोलॉजी और मैथमेटिक्स को भी चुन के
ट्वेल्थ के बाद फिर से प्रिपरेशन करके और बीएससी एजी और संबंधित कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। तो हम बात करते हैं यहाँ पर तीनों प्रकार के एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री के विद्यार्थी जो है वो सीयूईटी के माध्यम से, जो अखिल भारतीय स्तर की परीक्षा होती है जिसको हम कहते हैं सीयूईटी आईसीएआर, है ना, ये आईसीएआर के साथ मिलके कंबाइंड टेस्ट होता है। और जो आपका बीएससी एजी के लिए एग्जाम होता है उसको कहते हैं हम यूजी। अब इस परीक्षा में 150 प्रश्न आते हैं और एक प्रश्न सही करने पर आपको 5 मार्क्स मिलते हैं, एक प्रश्न गलत करने पर आपको -1 मार्क्स मिलते हैं। तो ये जो 150 मार्क्स है, अगर टोटल नंबर ऑफ मार्क्स की हम बात करें तो 750 नंबर का आपका पेपर होता है और उसमें 3-3 के जोड़े में सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। मान लीजिए आपने ABC सब्जेक्ट चूज करके एग्जाम दी है तो आपके 50 एग्रीकल्चर के, 50 बायोलॉजी के और 50 केमिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस प्रकार से 150 क्वेश्चन होते हैं। यदि आपने PCB को चूज किया है, सेम 50 क्वेश्चन फिजिक्स के, 50 केमिस्ट्री के और 50 बायोलॉजी के, ये भी हो गया 50 into 3। और अगर आप PCM चूज करके जाते हैं तो आपको फिर से सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, फिजिक्स के 50, केमिस्ट्री के 50, मैथमेटिक्स के 50। यहाँ पर एक स्पेशल ग्रुप और है जिसको हम कहते हैं PCA। जब ABC ग्रुप नहीं हुआ करता था तो ये जो एग्जाम है PCA ग्रुप से होती थी, जिसमें फिजिक्स के 50, केमिस्ट्री के 50 और एग्रीकल्चर के 50 क्वेश्चन आते थे। और ये फिजिक्स जो है ये कंपलसरी होता था केमिस्ट्री के साथ में, तीनों ही स्ट्रीम में, है ना। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका 50 गुणा 3 और ये टोटल नंबर ऑफ मार्क्स हो जाएंगे आपके 750 और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हो जाएंगे आपके 150। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है ना। बहुत पहले रॉयल इंस्टीट्यूट के अथक प्रयासों से फिजिक्स की अनिवार्यता को समाप्त करके यहाँ पर बायोलॉजी सब्जेक्ट को ऐड किया गया और तभी से एबीसी ग्रुप जो है ये राजस्थान की जेईटी में, साथ ही साथ जो आईसीआर की परीक्षा है अखिल भारतीय स्तर की, वहां पर भी 2020 में एमपी में भी ये एबीसी ग्रुप हमने सम्मिलित करवा दिया। जो एमपी पीएटी के विद्यार्थी है वो भी इसी ग्रुप से परीक्षा दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब आप इस परीक्षा में सम्मिलित होकर के बहुत अच्छा स्कोर लेकर के आएंगे तो काउंसलिंग के माध्यम से आपको देश भर के लगभग 74 यूनिवर्सिटीज में एडमिशन की एलिजिबिलिटी मिल जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है, देश में कुल कितने विश्वविद्यालय एग्रीकल्चर से रिलेटेड 74। इसमें से 63 आपकी स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है, 3 सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है, 4 डीम्ड यूनिवर्सिटीज है और 4 यूनिवर्सिटी विद एग्रीकल्चर फैकल्टी आपकी मौजूद है। तो इस तरह से 74 यूनिवर्सिटीज की, है ना, सभी लगभग हम बात करें तो जितनी 63 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जिनको हम SAU कहते हैं, है ना, इनकी 20% सीट के लिए CUET का एग्जाम होता है और बाकी की जो भी बच गई आपकी 11 यूनिवर्सिटी उनकी 100%, है ना, 11 यूनिवर्सिटी की 100% सीट के लिए आपका ये एग्जाम होता है CUET का। अब जो बची हुई 80% सीट है स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज की, उनके लिए अपने स्टेट की अलग अलग एग्जाम होती है। जैसे राजस्थान के बच्चों के लिए जेईटी होती है, MP के बच्चों के लिए MP PAT होती है ना। वैसे बिहार वालों के लिए BCECE नाम का एग्जाम होता है, यूपी वालों के लिए यूपी कैटेट नाम का एग्जाम होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से ये एग्जाम होता है। दोनों ही तरीके से आप सेम कोर्स करते हैं जिसको हम कहते हैं BSc एग्रीकल्चर। उसमें आपको 4 वर्षीय पाठ्यक्रम यानी ऑनर्स की डिग्री मिलती है, उसमें 75 सब्जेक्ट्स आपको पढ़ना है, उसके बाद आपको वो डिग्री मिलेगी। ये जो 75 सब्जेक्ट आप BSc एग्रीकल्चर में पढ़ेंगे, इसमें से कुछ सब्जेक्ट बायोलॉजी से रिलेटेड है, कुछ एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, कुछ सब्जेक्ट जो है आपके एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, कुछ सब्जेक्ट आपके इकोनॉमिक्स के हैं, कुछ एक्सटेंशन के हैं, मैथमेटिक्स है, हल्का फुल्का सा कंप्यूटर साइंस है, एथिक्स है। इस तरह से अगर बच्चा पूरे सारे सब्जेक्ट पढ़ लेता है तो किसी भी सिविल सर्विस के एग्जाम में उसका सिलेक्शन बहुत ही इजीली हो जाता है। साथ ही साथ यूपीएससी और आरपीएससी में कुछ परीक्षाएं ऐसी होती है जहां पर एग्रीकल्चर वाले बच्चे जो है बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। यूपीएससी में तो आप ऑप्शनल सब्जेक्ट एग्रीकल्चर लेके भी मेंस का एग्जाम दे सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए आज हम आ जाते हैं हमारे मेन टॉपिक पर। सबसे पहला और सबसे अच्छा जो अभी के मार्केट में चल रहा है वो रोजगार है गवर्नमेंट जॉब का। और बीएससी एग्रीकल्चर, 12th एग्रीकल्चर, MSc एग्रीकल्चर, PhD एग्रीकल्चर के बाद बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट जॉब है जो बच्चा इजीली कर सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट यानी राज्य कृषि विभाग के बारे में। देखिए सबसे ज्यादा पॉपुलर अगर कोई पोस्ट है राजस्थान में तो वो है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर। ऐसा इसलिए
कि कोई भी 12th पास बच्चा इस परीक्षा में सम्मिलित हो सकता है, साथ ही साथ अपना भविष्य उज्जवल बना सकता है। इस परीक्षा में आपके 100 क्वेश्चंस आते हैं। एक क्वेश्चन सही करने पर 3 नंबर मिलते हैं, क्वेश्चन गलत करने पर आपका -1 हो जाता है। इनकी सैलरी वैसे तो 25,000 रहती है, पर शुरुआती 2 वर्षों में प्रोबेशन के दौरान इनकी सैलरी में थोड़ी सी कमी देखी गई है। अभी 8th पे कमीशन जब लग जाएगा तो इसकी सैलरी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो इस चीज का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि यहाँ पर कृषि पर्यवेक्षक जो है उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है आपकी वो कितनी है, 12th पास। इसके बाद हम बात करें AAO, असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर, है ना। इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है आपकी BSc AG है। तो जो BSc AG के बाद जो पहली पोस्ट आपको मिलती है बड़े अधिकारी के रूप में मिलती है। इनकी सैलरी लगभग आप ये मान के चलो कि 40,000, 2-5 हजार ऊपर या 2-5 हजार नीचे, है ना। पर ये एवरेज सैलरी बन के आती है। अलग अलग प्रकार के TA, DA, HRA गवर्नमेंट समय समय पर प्रतिवर्ष सैलरी में इंक्रीमेंट भी लगाती है। अलग अलग पे कमीशन के हिसाब से अगर देखें तो सैलरी बढ़ती जाती है। तीसरी जो पोस्ट है आपकी AARO, इसके लिए आपका मास्टर्स होना बहुत जरूरी है। MSc एग्रीकल्चर। AO, इसके लिए भी आपका MSc एग्रीकल्चर होना जरूरी है ना। तो ये दोनों जो पोस्ट है आपकी वो मास्टर्स के बाद ही आपको मिल पाएगी, और इनकी सैलरी लगभग आप ये मान के चलो कि 60,000 से लेकर 90,000 तक 2-3 साल के बाद में आपको मिलना शुरू हो जाए। फिर बात करते हैं हम ARO और ADA। तो जो AARO है वो प्रमोशन से ARO बनते हैं, जो AO है वो प्रमोशन से ADA बनते हैं। फिर जब काफी लंबे समय तक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं तो आपको उप संचालक कृषि बनाया जा सकता है, जो जिले का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। डिस्ट्रिक्ट में एग्रीकल्चर का सबसे बड़ा जो ऑफिसर होता है उसका नाम है डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर, इसी को हम क्या कहते हैं, DDA। अगर आप इसमें भी अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं तो आप ज्वाइंट डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर बन सकते हैं, जो एक संभाग का एक बहुत बड़ा अधिकारी होता है। और राज्य में कृषि विभाग का सबसे बड़ा पद है उप संचालक के बाद में संयुक्त संचालक, संयुक्त संचालक के बाद में संचालक कृषि, जिसको हम कहते हैं डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर। ये कृषि मंत्री के मुख्य सलाहकार के रूप में नियुक्त होते हैं, तथा राज्य में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की जितनी भी एक्टिविटीज होती है वो इन्हीं के अंडर में होती है। मुख्य रूप से देखा जाए तो ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने एग्रीकल्चर सब्जेक्ट लेके और IAS की परीक्षा पास की है, 10 वर्षों से अधिक अनुभव है, उनको डायरेक्ट क्या बना दिया जाता है, डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर। तो राज्य में आपके एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की हायरार्की मैंने आपको अभी समझाई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट आगे। दूसरा सबसे सुनहरा जो सेक्टर है एग्रीकल्चर के विद्यार्थियों का, जिसने एग्रीकल्चर फील्ड में 4 चांद लगा दिए हैं, वो है बैंक। एक समय था जब किसान बैंक में लोन लेने जाता था और उसको लोन नहीं मिलता था। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कंपलसरी कर दिया कि अगर कोई किसान आपके पास लोन लेने आएगा तो आपको लोन देना ही है। इसके लिए 1998-99 में उन्होंने योजना चलाई जिसका नाम रखा गया किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम। और उस क्रेडिट कार्ड स्कीम को चलाने के लिए सरकार ने सभी बैंकों को दिशा निर्देश दिए कि आपके बैंक की हर ब्रांच में एक एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर होना कंपलसरी है ना। तो पहले जब हम लोग पढ़ते थे 2008 के पहले पहले, तब तो सीधे बैंक वाले कॉलेज के कैंपस में आते थे, जो भी अच्छे विद्यार्थी होते थे उनको चुन कर ले जाते थे। जब हम लोग कॉलेज में थे 2007-8 में, तब हमने देखा कि हमारे जो सीनियर थे वो थे 40, और उस समय जब बैंक के कैंपस आए तो बैंक ऑफ इंडिया 40 में से 36 को ले गई, अब बचे 4। बाकी PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ इंडिया और ऐसी बहुत सारी बैंक जो है, उन्होंने कॉलेज में एप्लीकेशन लिखी डीन सर को कि किसी भी एक संस्था को इतने ज्यादा स्टूडेंट नहीं दिए जाए, नहीं तो हम किसको नौकरी देंगे, हमारी बैंक में कौन काम करेगा। तो ऐसे ऐसे समय पर एग्रीकल्चर था। आज भारत में हर साल IBPS के थ्रू एक एग्जाम होती है एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की, जिसके 3 चरण होते हैं। पहले होता है प्री, इसमें मैथमेटिक्स, रीजनिंग और इंग्लिश। फिर अगर इस परीक्षा में आप क्वालिफाई हो गए, इसमें आपको कंपटीशन नहीं करना है, मिनिमम पासिंग मार्क का क्राइटेरिया वो आपको कंपलसरी है, वो आपने अगर क्रॉस कर दिया तो फिर आपका होता है मेंस। मेंस में आता है एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री के 20-20-20 क्वेश्चन। ये अगर आपने पास कर दिया, ये मेन कॉम्पिटेटिव एग्जाम है। इन 60 से डिसाइड होता है मेरिट, और इस मेरिट में अगर आपका नंबर है तो आप जाएंगे इंटरव्यू में, और इंटरव्यू बहुत नॉर्मल सा होता है। आपके नाम पते पूछेंगे, आपकी हॉबीज पूछेंगे, बस वो चेक करेंगे कि जो इंसान है नॉर्मल है या नहीं है, और आपको सीधे पोस्टिंग दे दी जाएगी। अलग अलग बैंक्स में अगर सैलरी की बात करें तो लगभग मिनिमम 50,000 से लेकर 90,000 तक, है ना, नेशनल और इंटरनेशनल बैंक्स में इतनी सैलरी AFO को दी जाती है। साथ ही साथ जो आपका हाउस रेंटल यानी मकान का किराया 15,000, 20,000 और 25,000 अलग अलग टायर के
शहरों में दिया जाता है। इसके अलावा आपका बिजली का बिल, आपके पेट्रोल का बिल, आप जहां भी विजिट करते हैं अपनी ब्रांच के अलावा वहां का आपका डेली अलाउंसेस वगैरह आपको दिया जाता है। इसके बाद हम बात करें कि बैंक्स होती कितने प्रकार की, तो बैंक मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है, कमर्शियल बैंक, एक रीजनल रूरल बैंक और एक कोऑपरेटिव बैंक। मैं हिंदी में भी समझा देता हूं। इसको कहते हैं वाणिज्यिक बैंक, इसको कहते हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और इसको कहते हैं सहकारी बैंक। अब वाणिज्यिक बैंक किसको कहा जाएगा, वो बैंक जिनका मुख्य कार्य ही बैंकिंग होता है, यानी पैसों का लेन देन होता है ना। वो लोगों का अकाउंट खोलते हैं, उनका पैसा डिपॉजिट रखते हैं, फिक्स डिपॉजिट करते हैं, करंट डिपॉजिट करते हैं, रिकरेंट डिपॉजिट करते हैं, साथ ही साथ लोन भी देते हैं और उस लोन से जो ब्याज का पैसा आता है उससे अपने ग्राहकों को फायदा पहुंचाते हैं। इसको कहते हैं बैंकिंग का बिजनेस। तो बैंकिंग का बिजनेस करने वाली बैंक्स भी 2 प्रकार की होती है। एक ऐसी बैंक होती है जिसके अंदर गवर्नमेंट का इंटरफेयर होता है, सरकार का हस्तक्षेप होता है, उनको हम कहते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक। जैसे बैंक ऑफ इंडिया हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, बड़ौदा हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, आपका एसबीआई हो गया, ये सारी पब्लिक सेक्टर की बैंक। दूसरी वो बैंक्स होती है जो प्योरली प्राइवेट होती है, जैसे एचडीएफसी बैंक, आईडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचएसबीसी बैंक, है ना। तो ऐसी बहुत सारी बैंक्स है, वो भी एग्रीकल्चर की पोस्ट आपकी निकालती है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किसको कहेंगे, ऐसी बैंक जिसका मुख्य उद्देश्य किसी क्षेत्र विशेष का विकास करना हो, यानी कि कोई एक एरिया है जो ज्यादा रिमोट है, ज्यादा रूरल है, वहां की पॉपुलेशन के पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं है, तो जो बड़ी बैंक्स होती है वहां पर ब्रांच खोलना कम पसंद करती है, उनको कम बिजनेस मिलता है। तो सरकार ने हर राज्य सरकारों को निर्देश दिया है कि आपके राज्य में जो विशेष पिछड़े क्षेत्र है उनको आगे लाने के लिए आपको विशेष बैंकों की स्थापना करना पड़ेगी, जिनका मुख्य उद्देश्य उस क्षेत्र का विकास करना है, ना कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जाकर नाम कमाना है। तीसरी होती है आपकी कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिविटी क्या है, 10 से ज्यादा सदस्य मिलकर जब कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड करा लेते हैं और मिलजुल कर बिजनेस करते हैं, इसको हम कहते हैं कोऑपरेटिविटी। इसी आधार पर जब कोई बहुत बड़ा ग्रुप या बिजनेस ग्रुप मिलकर एक बैंक की स्थापना करते हैं तो इसको हम कहते हैं कोऑपरेटिव बैंक। अब मैं आपको थोड़ी कुछ बैंकों के नाम बता देता हूं। भारत में कुछ ही मिल पाई है मुझे, इसके अलावा भी बहुत सारी नई पुरानी बैंक्स हैं। देखते हैं अपन, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूको बैंक, एक्सिस बैंक, सीएसबी बैंक, डीसीबी बैंक, फेडरल बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, जम्मू एंड कश्मीर बैंक, करूर वैश्य बैंक, नैनीताल बैंक, साउथ इंडिया बैंक, यस बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, इंडियन बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बंधन बैंक, सिटी यूनियन बैंक, धनलक्ष्मी बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईडीबीआई बैंक, इंडसइंड बैंक, कर्नाटका बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, आरबीएल बैंक, तमिलनाडु मर्चेंटाइल बैंक और एक होती है नाबार्ड, है ना। तो ये अपने को ध्यान रखना है, इतनी बैंक है और इनकी लगभग 5 लाख से भी ज्यादा ब्रांचेस जो है वो ऑल ओवर इंडिया गांव गांव तक फैली है और हर बैंक की हर ब्रांच में आपकी पोस्ट खाली पड़ी है, ये मान के चलिए। बस आपको देर है बीएससी एग्रीकल्चर करने की और उस परीक्षा को देने की। चलिए, अब तीसरा एक बहुत अच्छा जो पेशा है, जो जिसको हम कहते हैं ऑक्यूपेशन है, बहुत अच्छा जो है जॉब है, उसको कहते हैं टीचिंग, है ना। टीचिंग में आपको 2 फायदे, एक तो आपको सैलरी मिलेगी, दूसरा आपको इज्जत भी मिलेगी, सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा, मतलब ऐसा लगेगा कि मैंने इस समाज के लिए कुछ किया है। तो आप टीचर भी बन सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर आपने बीएससी एग्रीकल्चर करके बीएड कर लिया है तो आप प्राइमरी और सेकेंडरी यानी 3rd ग्रेड टीचर और 2nd ग्रेड टीचर की तैयारी करके और उस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपने एमएससी एग्रीकल्चर कर लिया तो बीएड करके आप सीधे व्याख्याता यानी आप बन सकते हैं 1st ग्रेड लेक्चरर, और जिसकी सैलरी जो है वो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि AA से भी ज्यादा होती है ना, और इज्जत तो बहुत ही ज्यादा होती है। फिर आपने एमएससी नेट कर लिया, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे, पीएचडी भी करेंगे तो और अच्छा रहेगा। फिर आप प्रमोट होके एसोसिएट प्रोफेसर बन जाएंगे 7 साल के अंदर अंदर। गवर्नमेंट और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी बहुत सारी है, वहां भी आप टीचिंग कर सकते हैं। और कोचिंग इंस्टीट्यूट जो कि कृषि विद्यार्थियों का भविष्य सुनहरा बनाने का वर्तमान में कार्य कर रहे हैं, वहां भी आप टीचर बन के बहुत खुश रह सकते हैं, बहुत अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। चलिए नेक्स्ट अपन चलते हैं सीड कंपनीज, है ना। सीड कंपनीज, अभी देखो ऐसा माना जाता है कि भारत में केवल 12% किसान ही उन्नत बीजों का प्रयोग कर रहे हैं, मतलब 88% किसान और बाकी है जो आने वाले भविष्य में उन्नत बीजों का प्रयोग करेंगे। और आपको मैं बता देता हूं कि सीड कंपनीज में बहुत सारी पोस्ट होती है, जैसे सीड इंस्पेक्टर, सीड क्वालिटी कंट्रोलर, सीड पैथोलॉजिस्ट, प्रोडक्शन मैनेजर, प्लांट ब्रीडर, सीड स्टोरेज, पैकेजिंग, मार्केटिंग, लेबलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत सारी पोस्ट होती है। और ये सारी हायर लेवल की पोस्ट है,
जिनकी सैलरी मैं आपको कहना चाहूंगा कि 1-2 साल बाद लगभग लाख रुपए के आसपास हो जाती है। अगर आप किसी भी प्राइवेट सीड कंपनी में काम कर रहे हैं, एज ए टेक्निकल ऑफिसर आप काम कर रहे हैं। मार्केटिंग की बात अपन आगे करेंगे, उसकी मैंने पूरी और डिटेल यहाँ पर लिख रखी है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये टॉप 10 सीड कंपनीज है दुनिया की, है ना। पहली कंपनी थी मॉन्सेंटो, पर मॉन्सेंटो को बायर ने खरीद लिया 2018 में लगभग 63 बिलियन यूएस डॉलर्स के अंदर अंदर, जो कि बहुत बड़ी रकम होती है। और इससे हमको अंदाजा लग सकता है कि सीड का मार्केट वर्ल्ड वाइड कितना बड़ा है। कोर्टेवा एग्रीसाइंस, सिंजेंटा, बीएसएफ, लिमाग्रीन, केडब्ल्यूएस, डीएलएफ, सकाटा सीड, लॉन्गपिंग, हाईटेक और टाकी सीड, जो कि इंटरनेशनल सीड कंपनीज है और जिनका बिलियंस एंड बिलियंस डॉलर में टर्नओवर है। बहुत सारे इंडियन लोग यहाँ से पढ़ के, खास करके बीएचयू से, पंतनगर से पढ़ के और इंटरनेशनल लेवल पर काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। मेरे भी कुछ स्टूडेंट फॉरेन में सेटल हो चुके हैं और वो बहुत खुश है अपनी जिंदगी से, अपने फैसले से कि उन्होंने एग्रीकल्चर को अपने भविष्य के लिए चुना। अब मैं बात करता हूँ टॉप 10 इंडियन सीड कंपनीज की। इसमें आता है आंध्र प्रदेश स्टेट सीड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जेके एग्री जेनेटिक्स, कलर सीड, कावेरी सीड, कृषक भारती कोऑपरेटिव, कृषि धन सीड्स प्राइवेट लिमिटेड, महाराष्ट्र हाइब्रिड सीड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। ये वो कंपनी है जो बीटी कॉटन को भारत में लेके आई मॉन्सेंटो के साथ मिलके। नेशनल सीड कॉर्पोरेशन लिमिटेड, न्यूजी विडू सीड और राशि सीड। यहाँ पे मैंने टॉप 10 कंपनियां इसलिए लिए बेटा कि कंपनीज की लिस्ट इतनी लंबी है कि सुबह से लेकर शाम तक अपन सिर्फ लिस्ट ही पढ़ पाएंगे, इसलिए सिर्फ टॉप 10 वर्ल्ड वाइड और टॉप 10 इंडिया वाइज। नेक्स्ट चलते हैं हम अगली स्लाइड पे। पेस्टिसाइड कंपनी, देखो पेस्टिसाइड में सारी चीजें आती है, चाहे वो इंसेक्टिसाइड हो, चाहे फंजीसाइड हो, चाहे हर्बिसाइड हो, है ना, चाहे कीटनाशी हो, शाकनाशी हो या खरपतवार नाशी हो, सब मिलके एक साथ क्या कहलाते हैं, पेस्टिसाइड, है ना। तो पेस्टिसाइड कंपनीज में भी बहुत सारी अलग अलग पोस्ट होती है। पेस्टिसाइड इंस्पेक्टर, पेस्टिसाइड क्वालिटी कंट्रोलर, पैथोलॉजिस्ट, पेस्टिसाइड प्रोडक्शन मैनेजर, एंटोमोलॉजिस्ट, और यहाँ पर भी स्टोरेज, मार्केटिंग, लेबलिंग, सब जगह पे जो है पूरी हायरार्की, जैसे गवर्नमेंट में अपन ने देखा सुपरवाइजर से लेके डायरेक्टर तक, हर एक कंपनी का सेल्समैन से लेके तो उसका जो एमडी है वहां तक पूरी हायरार्की बनी हुई है। और सारी पोस्ट जो है केवल एक्सपर्ट्स को ही मिलती है, जिनको एग्रीकल्चर के बारे में नॉलेज है, जिनको पेस्टिसाइड्स के बारे में नॉलेज है, वही लोग वहां जाकर के काम करते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार के प्राइवेट कंपनीज में जो अलग अलग पोस्ट होती है उनके नाम क्या होते हैं, है ना। हर कंपनी के अपने थोड़े पर्सनल नाम अलग से होते हैं, पर मैंने एक कॉमन लिस्ट मैंने आपके लिए बना के रखी है। देखिए मान लीजिए कि आप 12th आपने एग्रीकल्चर से कर लिया है ना, और अगर कोई भी प्राइवेट सीड कंपनी है तो वो आपको ज्यादा प्रायोरिटी देगी बजाय उस व्यक्ति के जिसने कॉमर्स पढ़ा है या आर्ट पढ़ा है या और कोई से सब्जेक्ट पढ़े हैं। क्योंकि आप एग्रीकल्चर के बच्चे हो, आपको पता है कि ट्रिटिकम एस्टिवम गेहूं को कहते हैं, 2,4-D क्या होता है, आइसोप्रोटेरॉन क्या होता है, मेट सल्फ्यूरॉन सल्फर, आप बहुत ज्यादा फेमिलियर हो, तो आपको ट्रेनिंग देना बहुत आसान है, आप 3 दिन में सब कुछ सीख जाओगे। अगर वहीं कहीं दूसरा बच्चा ले जाके कंपनी ने रख लिया तो उसको बड़ी दिक्कत आएगी ये सब सिखाने में, ये सारे नाम उनको अजीब अजीब से लगेंगे, बार बार भूल जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले वो स्टाफ होता है जो जा जाके किसानों से मिलता है, अपनी बातें समझाता है, साथ ही साथ जो भी डीलर्स है प्राइवेट कंपनीज के, जो लोग शॉप खोल के बैठे हैं पेस्टिसाइड की, उनसे बात करना, उनसे ऑर्डर लेना, मार्केट में किस चीज की डिमांड है, उनसे रेट फिक्स करना, उनसे जो है चेक्स लेना वगैरह वगैरह, जो भी कंपनी का बेसिक काम है ग्राउंड वर्क, वो सारा ग्राउंड स्टाफ करता है। इनको कहते हैं फ्रंट लाइन सेल्स स्टाफ और डीलर रिलेशन एग्जीक्यूटिव, है ना। ये 12th से शुरू हो जाता है। अगर आप बीएससी एजी करोगे तो इसी पोस्ट के लिए आपको एक्स्ट्रा सैलरी वो लोग पे करेंगे। टेक्निकल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, एग्री इनपुट स्पेशलिस्ट, डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, है ना, एग्रोन रूरल सेगमेंट, ये एक अलग ही पोस्ट है मार्केटिंग के लिए। मार्केटिंग कोऑर्डिनेटर, रिप्रेजेंटेटिव, एग्रीकल्चर मार्केटिंग ऑफिसर और प्रोडक्ट प्रमोशन ऑफिसर, फील्ड ऑफिसर, फील्ड असिस्टेंट, सेल्स एंड मार्केटिंग ऑफिसर, एग्रोकेमिकल्स मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, सीनियर मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव। तो ये जो आप देखेंगे कि ये जो सारी पोस्ट है शुरू वाली यहाँ तक की, इनकी सैलरी लगभग लगभग 25 से 30 हजार तक बहुत ही इनिशियल स्टेज में आपको मिल जाएगी। आप अच्छा परफॉर्म करो, 6 महीने के अंदर आपकी सैलरी डबल हो सकती है। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें काम करने वाला इंसान चाहिए। अगर कोई आदमी अच्छा बिजनेस दे रहा है कंपनी को, तो कंपनी को पैसे देने में कभी कोई दिक्कत होती ही नहीं है।
फिर उसके बाद प्रमोशन अगर हो गया, मान लो आपने 6 महीने, साल भर, 2 साल काम किया, तो आपको सेल्स ऑफिसर बना देंगे, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, सीनियर मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव आपको बना देंगे और एक बड़ा इलाका आपको संभालने के लिए दे दिया जाएगा। प्राइवेट कंपनी में काम करने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपको सैलरी तो मिलती ही है, साथ ही आपको रहने का, घूमने फिरने का, खाने का, पेट्रोल का बहुत सारा खर्चा भी एक्स्ट्रा अलाउंसेस के रूप में दिया जाता है। दूसरा, अगर आप इस फील्ड से थोड़ा सा आगे निकल गए, आपको 1-2 साल का एक्सपीरियंस हो गया या आपके पास अच्छी डिग्री है, बीएससी एजी है या आपके पास एमएससी एजी है, तो क्या होता है कि आपको एक बड़ा पद दे दिया जाता है इन्हीं कंपनियों के द्वारा, जैसे एरिया मैनेजर, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, डिस्ट्रिक्ट सेल्स ऑफिसर, डायरेक्टर ऑफ मार्केटिंग, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर। और ये वो पोस्ट है जिनकी सैलरी लगभग लगभग 1 लाख रुपए के आसपास होती है। 80,000 से लेके 1,20, 1,30, 1,40 तक भी ये सैलरी बहुत इजीली मिलती है। साथ ही साथ इन पोस्ट पे आपको पहुंचने के बाद एक 4 व्हीलर जो एसयूवी गाड़ी है और एक ड्राइवर आपको कंपनी की तरफ से मिलता है, और बाकी के सारे खर्चे तो आपको मिलेंगे। नेक्स्ट आगे चलते हैं रीजनल लेवल पे। रीजनल किसको कहते हैं हम, कि कम से कम 5-10 जिले मिलकर एक रीजन जो उन्होंने अपने अपने डिसाइड कर रखे हैं, है ना, उन रीजन्स के लिए उन्होंने एक थोड़ा सा अपर स्टाफ और रखा है, जैसे टेरिटरी मैनेजर, सीनियर टेरिटरी मैनेजर, एरिया सेल्स मैनेजर जिसको एएसएम कहा जाता है, एरिया मार्केटिंग मैनेजर जिसको एएमएम कहा जाता है, जोनल सेल्स मैनेजर जिसको जेएसएम कहा जाता है, रीजनल मार्केटिंग मैनेजर जिसको आरएमएम कहा जाता है, रीजनल सेल्स मैनेजर जिसको आरएसएम कहा जाता है। ये वो पोस्ट है जिनके अंडर में कम से कम 200, 400 लोग बहुत इजीली काम कर रहे हैं। ये रोज सुबह उठते हैं, अपनी टीम को गाइड करते हैं। इसके अलावा इनके ऊपर बहुत ज्यादा लोड नहीं होता है, ये एक टारगेट डिसाइड करते हैं और अपनी टीम को देते हैं। अगर टीम को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो ये ऑन फोन कॉल सारी प्रॉब्लम्स को असिस्ट करते हैं, बात करते हैं और आगे बढ़ाते हैं कंपनी को। इनकी सैलरी बहुत अच्छी होती है। अब सैलरी की बात करना ही बेकार है मेरे हिसाब से देखा जाए तो, पर फिर भी लगभग लगभग 1.5-2 लाख रुपए के आसपास ये लोग बहुत इजीली जो कमाते हैं। साथ ही साथ इन लोगों के टारगेट्स होते हैं, अगर ये टारगेट दे के पूरा करते हैं उस टारगेट को, तो कंपनी इनको एक्स्ट्रा भी बहुत सारे बेनिफिट्स देती है ना। कभी कभी फ्लैट दिला देती है, कभी कभी कार गिफ्ट कर देती है, कभी फॉरेन ट्रिप पे ले जाती है। फॉरेन ट्रिप पे तो आप यहीं से जा सकते हैं ना, आपने अपना टारगेट पूरा कर दिया। अगर आप फ्रंट लाइन से सेल्स स्टाफ हो, अगर ने आपको टारगेट दिया 1 करोड़ का, आपने 1 करोड़ पूरा कर दिया, आपको 7 दिन के लिए वो किसी न किसी कंट्री में बहुत इजीली पहुंचा देते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। अब आ जाते हैं अपन सीधे टॉप लेवल पे, है ना, इंडिया लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे। तो सभी प्राइवेट कंपनीज में ब्रांड मैनेजर होते हैं, प्रोडक्ट मैनेजर होते हैं, जनरल मैनेजर होते हैं। मार्केटिंग एग्री डिवीजन का जो जनरल मैनेजर है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, हेड ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग और वीपी मैनेजर्स। तो ये टॉप नॉच ऑफिसर्स होते हैं। 1 मिनट, अपन थोड़ा सा आगे निकल गए हैं। हाँ, हेड ऑफ सेल्स और मार्केटिंग मैनेजर, तो ये वो लोग होते हैं जो आपके टॉप नॉच लेवल के। इसके बाद सिर्फ कंपनी के, है ना, अब हम कहें कि जो कंपनी के सबसे बड़े ऑफिसर होते हैं, जो डायरेक्टर्स होते हैं, जो कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, जो बोर्ड मेंबर होते हैं, वो ही होते हैं, मतलब मालिक लोग होते हैं कुल मिला के। तो हम अगर बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आप बोर्ड मेंबर भी बन सकते हो, आप खुद की कंपनी भी खोल सकते हो, है ना, आप कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी हो सकते हैं, सीईओ। अब एक और बहुत अच्छा जो आपके पास चांस है वो है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में। अब लोगों को क्या लगता है कि जब आप बीएससी एजी करते हो, एमएससी एजी करते हो, पीएचडी करते हो, तब जाके कहीं यूनिवर्सिटी का दरवाजा खुलता है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यूनिवर्सिटी में सिर्फ प्रोफेसर की पोस्ट नहीं है, वो एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटी है और उसमें एग्रीकल्चर से संबंधित विभिन्न प्रकार के बहुत सारे जो पद है, बहुत सारी पोस्ट होती है। उसमें भी मैं आपको एक बार पढ़ के सुना देता हूँ। ये स्लाइड अगर अपन चाहें तो इसको 4-5 घंटे की बना सकता है, पर मुझे पता है 4-5 घंटे का वीडियो आज के जमाने में कोई नहीं देखता है। 20 मिनट, आधे घंटे ज्यादा से ज्यादा एक व्यक्ति जो है वो इस प्रकार के स्कोप देखने के लिए खर्च कर सकता है। बिल्कुल चिंता मत करो, जल्दी जल्दी आगे बढ़े। लैब या फील्ड अटेंडेंट होता है जो लेबोरेटरी का मैनेजमेंट आपका देखता है। दूसरा होता है लैब टेक्नीशियन या फील्ड असिस्टेंट, तो इसकी तो बहुत अच्छी पोस्ट निकलती है, लगभग 40-42 हजार रुपए के आसपास इनकी सैलरी होती है और पूरी लैब इनके हवाले होती है। फिर सीनियर रिसर्च असिस्टेंट, टेक्निकल असिस्टेंट, असिस्टेंट प्रोफेसर या साइंटिस्ट, फिर प्रमोट होके बनते हैं एसोसिएट प्रोफेसर, सीनियर साइंटिस्ट, फिर प्रोफेसर जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल साइंटिस्ट। जब ये लोग प्रमोट होते हैं तो सीधे बन जाते हैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। और मैं आपको बहुत यकीन से कह सकता हूं कि कम से कम 2.5 से 3 लाख रुपए महीने
हफ्ते में 4-5 दिन काम करना, काम की मात्रा भी बहुत ज्यादा नहीं होती है। उन लोगों का शौक है काम करने का, उनका शौक है रिसर्च करने का, इसलिए वो इतने ज्यादा आपको बिजी दिखाई देते हैं। बाकी उनकी जिंदगी में बहुत सुकून है। आज तक मैंने मेरे जितने भी प्रोफेसर देखे, जितने भी हेड ऑफ डिपार्टमेंट देखे, उनके सारे बच्चे फॉरेन में बहुत अच्छे से सेटल्ड है, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां उनके पास है, उन्होंने फार्म हाउसेस बना रखे, बंगले बना रखे, पर उसके पीछे उन्होंने जो मेहनत की अपनी पढ़ाई में, अपने रिसर्च वर्क में, उसको भुलाया नहीं जा सकता है। जो आदमी मेहनत करेगा वही आगे जाएगा, है ना। पड़े पड़े रह के ख्वाब देखने से कुछ नहीं होता। जैसे संस्कृत में एक श्लोक है ना, उद्यमे सिद्ध्यन्ति कारण मनोरथे न ही सुप्त सिंहसी प्रविशन्ते मुखे मृगा। मतलब सोते हुए शेर के मुंह में हिरण आके खुद नहीं घुस जाता है। शेर को भी शिकार करने के लिए मेहनत करना पड़ती है, तो आपको जरूर करना पड़ेगी। फिर जब एचओडी प्रमोट होते हैं तो वो डीन या प्रिंसिपल बन जाते हैं, है ना। पहले एसोसिएट डीन बनते हैं, फिर बाद में डीन ऑफ फैकल्टी बनते हैं। इसके बाद वो डायरेक्टर बन जाते हैं। वो चाहे रिसर्च विंग के डायरेक्टर बन सकते हैं, एक्सटेंशन विंग के यानी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और केवीके से रिलेटेड, एजुकेशन के डायरेक्टर बन सकते हैं, स्टूडेंट वेलफेयर के डायरेक्टर बन सकते हैं, जो कि यूनिवर्सिटी की पोस्ट है। फिर रजिस्ट्रार, कंट्रोलर और फाइनली वाइस चांसलर, जो यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा अधिकारी होता है ना। ऐसा माना जाता है कि राज्यपाल के बाद जो पोस्ट है वो या तो हाई कोर्ट के जजेस की है, वो अलग एक हिरार्की है, पर यूनिवर्सिटी का चांसलर जो है वो सीधे राज्यपाल से ही उन नियुक्ति प्राप्त करता है। तो एक बहुत बड़ी पोस्ट है, इनको गाड़ी मिलती है। पहले लाल बत्ती भी लगी रहती थी, अब सरकार ने बत्तियां हटा दी है। अब और आगे बढ़ते हैं हम लोग धीरे से। केवीके कृषि विज्ञान केंद्र 2 अक्टूबर 1974 में मोहन सिंह मेहता समिति की सिफारिश पर डॉक्टर मोहन सिंह मेहता ने रिकमेंड किया कि ग्रामीण युवाओं को टेक्नोलॉजी तो आप लोग दे रहे हो, पर उसकी ट्रेनिंग भी दे रहे हो नहीं, तो फिर आपको हर जिले में एक फार्म साइंस सेंटर यानी कृषि विज्ञान केंद्र बनाना पड़ेगा। वहां पे कुछ विषय वस्तु विशेषज्ञ, कुछ लेबोरेटरीज वगैरह करके आप ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार का प्रशिक्षण दो, उनको नई टेक्नोलॉजी से अवगत कराओ, तब जाके देश का विकास होगा। तो आज भारत में हर जिले में लगभग एक कृषि विज्ञान केंद्र है, कुछ बड़े जिलों में 2-2 भी है ना। अभी पिछली बार जब गिनती मैंने इसकी पढ़ी थी तो 734 कृषि विज्ञान केंद्र जो है वो हो चुके थे। अब इसमें भी अलग पोस्ट होती है। कृषि विज्ञान केंद्र, उसके पास जमीन है तो उसके लिए फार्म मैनेजर की पोस्ट होती है। अगर कोई गवर्नमेंट का रिसर्च प्रोग्राम चल रहा है तो प्रोग्राम असिस्टेंट है। वहां पे टेक्निकल लैब, कंप्यूटर और ट्रेनिंग, 3 प्रकार के टेक्निकल असिस्टेंट होते हैं। सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट, है ना। हर सब्जेक्ट का एक एंटोमोलॉजी का, पैथोलॉजी का होगा, एक इकोनॉमिक्स का होगा, एक एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग का होगा, एक डेयरी पोल्ट्री साइंस का होगा। सीनियर साइंटिस्ट और हेड होते हैं जो प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर कहलाते हैं। और एक कृषि विज्ञान केंद्र, अगर आप यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाते हो तो आप जरूर 1 या 2 कृषि विज्ञान केंद्र के हमेशा टच में रहोगे, क्योंकि यूनिवर्सिटी के अंडर में ये काम करते हैं। कृषि विज्ञान केंद्रों की फंडिंग भी आईसीआर से होती है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। देखो मैं आपको बता दें, एसएमएस की सैलरी असिस्टेंट प्रोफेसर के लगभग बराबर होती है ना, और एसोसिएट प्रोफेसर के बराबर कोऑर्डिनेट की सैलरी होती है। नेक्स्ट आगे हम चलते हैं एनिमल हस्बेंड्री। अब बिजनेस पे आ जाते हैं हम, है ना। जैसे मान लीजिए कि ये तो हो गई जॉब की बात। कुछ लोग स्वच्छंद प्रकृति के होते हैं, उनको पता है कि उनका पोटेंशियल बहुत हाई है, वो 9 to 6 जॉब में सेट नहीं हो पाते हैं, तो उनके लिए एग्रीकल्चर से रिलेटेड बिजनेस भी बहुत ज्यादा प्रॉफिट उनको दे सकता है, बहुत आगे ले जा सकता है। सबसे पहले मैंने एलाइड साइंस को लिया। एलाइड साइंस कहते हैं एग्रीकल्चर के साथ चलने वाले जितने साइंस है। तो पहला है एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड बिजनेस। देखो आपने एग्रीकल्चर पढ़ लिया, आपको अच्छी खासी समझ हो गई सभी चीजों की। आप डेयरी फार्म खोल सकते हैं, आप गाय भैंस पालन कर सकते हैं, आप पोल्ट्री फार्म खोल सकते हैं। और एग्रीकल्चर करने का फायदा है कि गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स होती है आप उनके टच में रहते हैं, तो जो भी सब्सिडीज मिलना है, जो भी ग्रांट मिलना है, कैसे आपको ज्यादा से ज्यादा लोन मिले, उसकी जानकारी भी आपको बहुत ही नॉर्मली पता चल जाती है। फिर आप बकरी पालन कर सकते हैं, गोट फार्मिंग, शेप फार्मिंग, फिश फार्मिंग और एक्वाकल्चर आप कर सकते हैं। इसके लिए अभी गवर्नमेंट बहुत ही ज्यादा आपको प्रमोट करने की कोशिश कर रही है। पिग फार्मिंग जो इंडिया में बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है, केवल वो जो 7 स्टेट है आपकी नॉर्थ ईस्टर्न, वहां पे थोड़ा बहुत पिग फार्मिंग देखा जाता है। डक फार्मिंग कर सकते हैं, बी कीपिंग यानी मधुमक्खी पालन, शहद पालन कर सकते हैं। क्रेप फार्मिंग, है ना, केकड़े वाली, प्रॉन, श्रिम्प फार्मिंग, स्नेल फार्मिंग, पर्ल फार्मिंग, मोती भी आप उगा सकते हैं तालाबों में। हॉर्स और डंकी ब्रीडिंग कर सकते हैं। अभी आपने देखा कोविड आया तो सबसे ज्यादा पैसा किसने कमाया? अदर पूनावाला ने। उसका हॉर्सेस का फार्म था और उन हॉर्सेस से वो लोग बनाते थे वैक्सीन, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, है ना। तो वो पहले हॉर्स का ही काम करते थे, हॉर्स ब्रीडिंग करते थे, रेस में घोड़े दौड़ाते थे।
और उन्होंने बाद में डाला सीरम इंस्टीट्यूट, क्योंकि उनको पता चला कि घोड़ों के खून से वैक्सीन बनती है, सीरम से वैक्सीन बनती है। और आज सीरम इंस्टीट्यूट दुनिया के 140 से ज्यादा देशों को वैक्सीन सप्लाई कर रहा है। चलिए, वर्मी कंपोस्टिंग आप कर सकते हैं। आप केटल फीड बना सकते हैं, यानी जो गाय भैंसों का पशु आहार आता है, जो केटल फीड आता है, खलियां आती है, वो भी आप बना सकते हैं। साइलेज बना सकते हैं, है ना। साइलेज के अलावा जो घास के गट्ठर बनाने की मशीन है, जिसको कहते हैं बेलर, वो बिजनेस कर सकते हैं। आप ऊंट पालन कर सकते हैं, याक पालन कर सकते हैं, पेट बर्ड ब्रीडिंग कर सकते हैं, वेटरनरी फार्मेसी या कंसल्टेंसी अपन आप चला सकते हैं, कंसल्टिंग कर सकते हैं। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर प्रोडक्शन, यानी कि बायो फर्टिलाइजर्स भी आप बना सकते हैं, मैन्योर का प्रोडक्शन कर सकते हैं आप। इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स भी बनाने की यूनिट डाल सकते हैं, पर इसके लिए आपको उसका टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए, जो आप एग्रीकल्चर की बीएससी एमएससी के दौरान प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट हम लोग आगे चल रहे हैं। अब मैं आपको बता देता हूं। देखो, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, डबल एओ, ज्यादा से ज्यादा एओ, ये तीन नाम ही एग्रीकल्चर वालों के दिमाग में रहते हैं। अगर वो एमपी का है तो उसके नाम में वही आरएईओ, आरएचओ, एडीओ, है ना, एसएडीओ। पोस्ट वो की वही है, सिर्फ नाम अलग अलग है। जैसे हम बात करें डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर से ऊपर कोई सोचता नहीं। मैं आपको वो संस्थाएं बताने वाला हूं जो आपको बहुत बड़ा एडवांटेज देती है, बहुत ज्यादा प्रिविलेज देती है, पैसे तो देती है। आपकी जॉब के बारे में सुन के लोगों को अचानक से लगता है कि हे भगवान, मेरी भी कब ऐसे जॉब लगती, मजा आ जाता है ना। तो आपको ये देख के चलना है कि एग्रीकल्चर में कौन कौन से इंस्टीट्यूट है, कौन कौन सी सरकारी संस्थाएं हैं, कौन कौन से गवर्नमेंट है, कौन कौन सी कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, जो आपके फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए बैठी है, जिनका मार्केट कैप बहुत बड़ा है, जिनका बिजनेस पूरी दुनिया में फैला हुआ है ना। चलिए, मैं आपको कुछ एक इंस्टीट्यूशंस और संस्थाओं के नाम बताता हूं जो आपको जॉब दे सकती है। सबसे पहले बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब, जिसमें सबसे बड़ा नाम है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। 1965 में फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना की थी भारत सरकार ने, ताकि कोई भी युद्ध, बाढ़, आपदा, कोई भी ऐसी ऐसी हमारे साथ दुर्घटना हो जाती देश के साथ कि हम 2-3 साल तक अनाज नहीं उगा पाए, तो भी फूड कॉरपोरेशन इंडिया पूरे भारत के हर नागरिक का भोजन 3 वर्षों तक सुनिश्चित कर सकेगी। आज आप देखते हैं जो कंट्रोल में आपको गेहूं मिलता है ना, 1 रुपए 2 रुपए किलो, वो कौन सा होता है? वो फूड कॉरपोरेशन इंडिया का है ना। इनका काम है बफर स्टॉक को मेंटेन करके रखना, यानी भारत की पूरी जनसंख्या एक साल में जितना खाना खा सकती है उतना गेहूं, चावल, दालें ये खरीद के रखती है। अगले साल फिर उतना खरीदती है, अगले साल फिर उतना खरीदती। 3 साल का जब पूरा हो जाता है, चौथे साल फिर 1 साल का खरीदती है 33%, और जो 3 साल पुराना उसको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से वापस पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट करवा देती है। तो इनका काम क्या है? सिर्फ भोजन को संग्रहित करके रखना, है ना। बेचना तो किसी को है ही नहीं, सारा गवर्नमेंट का काम। इसके लिए बीएससी एजी के बेस पे टेक्निकल असिस्टेंट का एग्जाम होता है ना। फिर वो प्रमोशन होते रहते हैं, आदमी बहुत ऊपर लेवल पर पहुंचा। अब इन्होंने खरीद तो लिया, उसको रखेंगे कहाँ? तो गवर्नमेंट ने एक और संस्था बनाई, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन, है ना। इनके अपन कहेंगे पूरे भारत में अलग अलग जगह पे इनके गोडाउन है, यहाँ तक कि दूसरी दूसरी कंट्रीज में भी सेंट्रल वेयर हाउसिंग के गोडाउन है। तो जो जहाजों में भर भर के माल आता है उसको कहाँ रखेंगे? इनके गोडाउन में रखते हैं, उनको मैनेज करने के लिए, जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा किसका होता है? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का सामान रखते हैं ये लोग। इसके अलावा महंगे जूते, कपड़े, घड़ियां, व्हाटएवर दुनिया में जो भी सामान आ रहा है शिप से, वो यहाँ पर स्टोरेज करते हैं, ये उसकी सुरक्षा करते हैं, देख रेख करते हैं, और बदले में ये गोडाउन का किराया जो है आपका CWC डिपार्टमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो लेता है, आपको जॉब देता है। चलो नेक्स्ट हम लोग चल रहे हैं रेलवे। अब लोगों को लगता है कि रेलवे में तो लोको पायलट की पोस्ट होती है, गार्ड की पोस्ट होती है ना, सफाई कर्मी की पोस्ट होती है, वेल्डर्स की पोस्ट, ये सब बहुत लोअर कैटेगरी, लोअर अपर कुछ नहीं कह रहा हूं, पर ये जो है लो सैलरी जॉब है, हाई वर्क जॉब है, इसमें बहुत काम करना पड़ता है। आप सोचो कि रेलवे वाले ने एग्रीकल्चर वालों की पोस्ट निकाल ली, क्यों? क्योंकि रेलवे चाहता था कि जब हम हमारी रेलवे की लाइन को चौड़ा करेंगे तो वहां किसानों की जमीन आएगी, और जिन किसानों की जमीन आएगी उनको हमको मुआवजा देना पड़ेगा। तो उस मुआवजे का निर्धारण करने के लिए एक एक्सपर्ट हमारे पास होना चाहिए। साथ ही साथ हॉर्टिकल्चर ऑफिसर, रेलवे के पास बहुत सारी हजारों हेक्टेयर की जो जमीन है, उस जमीन को मैनेज करने के लिए यहाँ पर ऑफिसर्स की जरूरत होती है। नेक्स्ट नंबर आता है डीआरडीओ का। डीआरडीओ यानी रक्षा एवं अनुसंधान निदेशालय। जी हाँ, वही डिपार्टमेंट जहां एपीजे अब्दुल कलाम जॉब करते थे, जहां के साइंटिस्ट थे, जो उन्होंने बनाया। ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो देश की रक्षा को बहुत ज्यादा
अव्वल दर्जे पर ले जाता है, बहुत ज्यादा हाइट पे ले जाता है। जितने भी आप आज नाम सुन रहे हो, युद्ध चल रहा है ईरान का, अमेरिका का, रशिया का, यूक्रेन का, और जिस देश की सुरक्षा मजबूत है उसको डरने की कोई जरूरत नहीं है। सर यहाँ एग्रीकल्चर का क्या, जहाँ जमीन है वहाँ एग्रीकल्चर का काम है। इनके पास भी बहुत जमीन है, बहुत सारे गार्डन है, जिनको हॉर्टिकल्चर स्पेशलिस्ट चाहिए। इनको भी देखना है कि हम कैसे ज्यादा उत्पादन देने वाली किस्मों को, मान लो युद्ध होने वाला है तो ये आपको बताएंगे ना कि ऐसी वैरायटी बनाओ जो भले कम प्रोडक्शन दे पर बहुत जल्दी आ जाए, 1 महीने में आ जाए, 50 दिन में आ जाए, 60 दिन। तो ये वहां पर उस स्पेशलिस्ट आदमी को अपॉइंट करते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं कि युद्ध की स्थिति में एग्रीकल्चर वालों का क्या रोल रहेगा। दूसरी बात, बहुत सारी फसलों में बहुत सारे माइक्रो एलिमेंट्स और ट्रेस एलिमेंट्स पाए जाते हैं। कई बार तो ऐसा तक देखा गया है कि कुछ क्रॉप्स के अंदर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स पाए गए। तो ये वहां रिसर्च करते हैं कि अगर फसल में, अगर किसी गेहूं या चावल के दाने में यूरेनियम मिल रहा है तो हमको फिर दूसरे देशों पर निर्भर लेने की जरूरत नहीं है, हम उसमें ही वो उगाएंगे, उसमें कैसे करेंगे। तो एक बहुत अनदर लेवल की बात है, पर डीआरडीओ एग्रीकल्चर वालों को समय समय पर जो है जॉब देता रहता है। नेक्स्ट आता है आपका इफ्को। ये विश्व की सबसे बड़ी कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसमें 10 लाख से भी ज्यादा मेंबर है ना। इनका मुख्य कार्य पहले फर्टिलाइजर बनाना था, फिर इन्होंने इफ्को टोक्यो लाइफ इंश्योरेंस खोल दिया, फिर इफ्को बाजार खोल दिया, और आज बहुत सारे मोर देन 20 बिजनेसेस में इफ्को एक वर्ल्ड वाइड बहुत बड़ा नाम है ना। तो इफ्को में भी आपको एग्री ग्रेजुएट ट्रेनिंग के रूप में जॉब आपकी मिल सकती है। वैसे ही एक और है क्रपको, कृषक भारती कोऑपरेटिव जिसका नाम है। ये भी बहुत बड़ी कोऑपरेटिव कंपनी है जो आपका फर्टिलाइजर बनाती है, आपका एनिमल फीड बनाती है, आपका बहुत सारे एग्री इनपुट्स के बारे में ये जो है अभी काम कर रही है। फिर एक है मार्केटिंग फेडरेशन। मार्केटिंग फेडरेशन का काम क्या है कि आपने एक बार अनाज उगा लिया तो उस अनाज को किस तरह से आगे ले जाया जाए, स्टोरेज कैसे करे, ट्रांसपोर्टेशन कैसे करे, उसकी प्रोसेसिंग कैसे करे, उसकी लेबलिंग कैसे करे, उसका एडवर्टाइजमेंट कैसे करे, और उससे कैसे ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाया जाए। तो इसके लिए मार्कफेड भी एक बहुत ही अच्छी संस्था है। यहाँ पर भी पूरी पूरी टीम एग्रीकल्चर वालों की इनके पास, क्योंकि इनका मेन बिजनेस ही एग्रीकल्चर पर डिपेंड करता है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी, आप सब जानते हैं 18 फरवरी 2016 प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू होने के बाद से किसानों की फसल बर्बाद होने पर किसानों को इतना नुकसान नहीं होता, लागत का पैसा वापस बीमा कंपनी लाके देती है। तो उस योजना के लिए, है ना, पहले वो चली थी 1999-2000 में, तब उसका नाम था नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना। तो वो पहले अखिल भारतीय स्तर पर चली, उसके लिए एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी की स्थापना की, है ना। बाद में फिर अब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने सभी बैंक और सभी इंश्योरेंस कंपनीज को ये काम दे दिया। तो इनका काम क्या है, एग्रीकल्चर का इंश्योरेंस करना, क्रॉप फेल्योर का एस्टिमेट करना, है ना, कैसे पैसा मैनेज करना है, कहाँ से पैसा आएगा, कितनी इसमें फेलियर की रेट कितनी है, प्रीमियम कितनी डिसाइड करना है, ये सब एग्रीकल्चर के एक्सपर्ट ही करते हैं। स्टेट सीड डेवलपमेंट, है ना, ऑफिसर आप बन सकते हैं। आप कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में जॉब कर सकते हैं। नेशनल सीड कॉर्पोरेशन आपको जॉब दे सकती है। नाबार्ड, देखो प्रोफेसर शिवा रमन कमेटी की सिफारिश पर 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, जिसका मुख्य काम क्या था, कृषि और ग्रामीण विकास, है ना। तो उसके लिए हर साल बजट में सरकार एक निश्चित अमाउंट रखती है कि पैसा नाबार्ड को चला जाएगा। अब नाबार्ड कोई एक व्यक्ति का नाम तो नहीं है, तो एक बैंक है जिसका मुख्यालय मुंबई में है और जिसके बहुत सारे रीजनल जो स्टेशन है वो हर स्टेट में है, और हर डिस्ट्रिक्ट में भी इनका एक एक ऑफिस होता है। अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में पैसों की जरूरत पड़ रही, फंडिंग की जरूरत पड़ रही है, अगर पैसों की कमी की वजह से कृषि और ग्रामीण विकास का काम अवरुद्ध हो रहा है, तो वो ऑफिसर वहां पे जाएगा, एनालिसिस करेगा और अपना फंड पास कर देगा। कई सारे किसानों को, कई सारे एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स को नाबार्ड लोन भी देती है। जैसे आपको ड्रोन खरीदना, आप पढ़े लिखे आदमी, आप चाहते हो कि ड्रोन होता तो मैं तो 2-5 हजार रुपए रोज कमाता, आप नाबार्ड को एप्लीकेशन लिखो कि मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मुझे ड्रोन खरीदने के पैसे दिए जाए ताकि कृषि का और ग्रामीण विकास हो पाए, तो आपको ये फंड कर देगी, है ना। कई सारे लोन दिए इन्होंने, कस्टम हायरिंग 25-25 लाख तक के इन्होंने लोन दिए नाबार्ड ने। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी, इसके बारे में मैंने अभी आपको बताया। स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, जो फॉरेस्ट का जो पेपर होता है उसमें बहुत सारी चीजें, ऑलमोस्ट 60% से भी ज्यादा चीजें एग्रीकल्चर के टच में होती है। तो जो अदर सब्जेक्ट के बच्चे अगर इसकी तैयारी करते हैं, जैसे आरपीएससी या एमपीपीएससी की,
तो वो लोग कम फेमिलियर होते हैं उस मैटर से जो उनका सब्जेक्ट आउटलाइन। पर एग्रीकल्चर के बच्चे चूंकि फॉरेस्ट्री भी पढ़ते हैं अपने सब्जेक्ट में, एग्रीकल्चर भी पढ़ते हैं, हॉर्टिकल्चर भी पढ़ते हैं, सारे प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं, है ना, बॉटनी पढ़ते हैं, इस कारण से उनके लिए एग्जाम निकालना बहुत ही इजी हो गया। एमपी में तो मैं बता देता हूँ, मेरे सीनियर्स में से कम 50 लोग जो है वो फॉरेस्ट रेंजर और डीएफओ की पोस्ट पर भी पहुंच चुके हैं, है ना। तो एक बहुत अच्छी नौकरी होती है, एक रिवॉल्वर मिलती है, 3 स्टार की वर्दी मिलती है, एक बंगला मिलता है, एक हम कहें कि एक माली मिलता है, एक कुक मिलता है, एक ड्राइवर मिलता है, एक गाड़ी मिलती है और एक बहुत बड़ी टीम मिलती है जिसमें लगभग 100-150 वन रक्षक और 8-10 नाकेदार होते हैं और ये जंगल के राजा है। तो नौकरी ऐसी करना कि मजा आ जाए। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्टेट सीड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, है ना। नेक्स्ट आता है कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसमें जूनियर असिस्टेंट या जूनियर कमर्शियल एग्जीक्यूटिव की जो पोस्ट होती है ना। और यहाँ पर आप स्लाइड पे सबकी वेबसाइट भी देख पा रहे हैं कि हर संस्थान का अपना एक वेबसाइट है जहां पर समय समय पर आपको जाके चेक करना है कि कोई जॉब निकली है कि नहीं निकली। करियर का एक ऑप्शन भी है, आप आगे रह के भी रिज्यूम पोस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है नेशनल सीड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसकी हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं। अगली संस्था है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन, स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन, स्टेट मार्केटिंग फेडरेशन जिसको मार्कफेड मैंने आपको बताया था अभी, स्टेट एग्रो इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जिसको एग्रोस के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट आता है नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, है ना, ये गवर्नमेंट की कंपनी है जिसमें गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा शेयर है। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव जिसको इफ्को कहा जाता है, दुनिया की सबसे बड़ी कोऑपरेटिव सोसाइटी। कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड, क्रिबको। नेक्स्ट आता है फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स ऑफ त्रावणकोर, तो ये भी गवर्नमेंट से फंडेड एक यूनिट है जो फर्टिलाइजर का प्रोडक्शन करती है। एफएसएसएआई यानी कि फूड सेफ्टी ऑफिसर की पोस्ट, जो पिछले जो एग्जाम हुआ उसमें बहुत सारे एग्रीकल्चर के बच्चे जो इसमें सिलेक्ट हुए, इनका मेन काम है फूड का डिप्लोमा प्रदान करना, साथ ही साथ जगह जगह पर जितने भी फूड आइटम्स है उनकी गुणवत्ता को ये समय समय पर जांचते रहते हैं और लोगों के यहाँ छापे डालते रहते हैं। चलो नेक्स्ट आता है अपना नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, जिसके बारे में मैं आपको समझा चुका हूं अभी थोड़ी देर पहले। टबेको बोर्ड, कॉफी बोर्ड, सेंट्रल सिल्क बोर्ड, ये ऐसे बोर्ड है जिनके नाम भी हमने नहीं सुने, पर ये समय समय पर एग्रीकल्चर वालों के लिए बहुत अच्छी अच्छी जॉब निकालते रहते हैं और अपने को सैलरी देते रहते हैं, अच्छी संस्थाएं हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, आईसीएमआर आपने सुना होगा, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जो कि कोविड में था, है ना। इन्होंने ही बताया कौन सी दवाई खाना है, कौन सी दवाई नहीं खाना है, यही गाइडलाइन देते हैं, यही बताते हैं कि इंसान को कितना अनाज खाना चाहिए, कितना दलहन, कितना प्रोटीन विटामिन लेना चाहिए। तो यहाँ पर भी एग्रीकल्चर वालों की पोस्ट होती है सर, बिल्कुल होती है ना। देखो मेरा एक बैचमेट था, उसने बीएससी एजी किया, फिर बायोटेक से एमएससी किया, कहाँ से, पंतनगर से, और फिर आईआईटी मुंबई से पीएचडी किया, और ये जो है अभी आईसीएमआर में साइंटिस्ट की पोस्ट पर है। तो बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एक ऐसे सब्जेक्ट है जिनकी सहायता से आप दूसरे सेक्टर्स में भी जा सकते हैं, यानी आप आईआईटीज में भी पढ़ाई कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आता है आपका भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। सर ये तो परमाणु पर रिसर्च करते हैं, इनको एग्रीकल्चर वालों की क्या जरूरत है। मैंने आपको कहा कि जहां भी जमीन होगी बहुत सारी, वहां पर एग्रीकल्चर वालों की जरूरत होगी, है ना। तो ये भी समय समय पर टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट जो है वो निकालते रहते हैं। डायरेक्टोरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन एंड क्वारंटाइन स्टोरेज, ये एक ऐसी संस्था है जो विदेशों से अगर कोई बीज आया है या कोई प्रोपागेशन मटेरियल आया है, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म आया, तो उसको ये बाहर रोक देते हैं भारत की तट सीमाओं से दूर। फिर उसको चेक करते हैं कि इसमें कोई खरपतवार, कोई इंसेक्ट या कोई डिजीज तो नहीं है, अगर वो है तो वापस लौटा दिया। जैसे अपने जहाज वापस कर दिए थे ना विदेशों में, हमने गेहूं भेजा और करनाल बंट वहां मिल गया तो उन्होंने वापस भेज दिया कि आपका ये गेहूं नहीं चल पाएगा क्योंकि इसमें एक नई डिजीज है। नेक्स्ट आता है अपना सदर्न रीजनल फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट, अनंतपुर, आंध्र प्रदेश। फिर नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन, जिसको नाफेड कहा जाता है। नाफेड का काम क्या है कि जब हम एक्स्ट्रा सरप्लस प्रोडक्शन कर लेते, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन कर ले, जैसे मान लो गेहूं हमने बहुत उगा लिया, अब गेहूं तो 2 रुपए किलो हो जाना चाहिए, पर ये जो नाफेड है ये गेहूं का एक्सपोर्ट कर देगा। आपने आलू उगा लिया, आलू का तो एमएसपी भी नहीं होता है, फिर भी ये नाफेड क्या करता है, आलू का एक्सपोर्ट कर देता है। तो एग्रीकल्चरल गुड्स का एक्सपोर्ट करने के लिए, एग्रीकल्चरल जो मेन प्रोड्यूस है आपका क्रॉप का, अगर हम हमारी आवश्यकता से ज्यादा आप उत्पादन कर रहे हैं तो उसका एक्सपोर्ट करना नाफेड की जिम्मेदारी है ना। 2 अक्टूबर 1958 को सभी राज्य स्तरीय मंडी बोर्ड्स ने मिलकर, है ना, नाफेड की स्थापना की इसलिए ताकि एग्रीकल्चर का जो है एक्सपोर्ट बढ़ा जा सके। राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड, ये भी उर्वरक बनाने की कंपनी है जो सरकार से ही संबद्ध है।
नेक्स्ट आता है आपका डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DRDO, मैंने आपको बताया है ना, इसमें भी आपको एग्रीकल्चर की जॉब होती है। इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी, इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च एंड एजुकेशन, है ना, जो देहरादून में आपका स्थित है, जो जिसको FRI के नाम से जाना जाता है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से। फिर आप ये जो मैंने अभी तक आपको पोस्ट बताई है सारी स्पेशल एग्रीकल्चर वाले विद्यार्थियों के लिए है, जिनकी स्पेशल डिग्री एग्रीकल्चर में होती है, यानी BSc AG, MSc AG। अगर आप BSc AG कर लेते हो तो आप राज्य सरकार और केंद्र सरकार की उन सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जिनके लिए नॉर्मल आर्ट और साइंस के स्टूडेंट एलिजिबल होते हैं। तो आप RPSC कर सकते हो, आप MPPSC कर सकते हो, आप बिहार PSC कर सकते हो, आप UP PSC कर सकते हो, आप छत्तीसगढ़ PSC कर सकते हो, आप UPSC कर सकते हो, आप कलेक्टर बन सकते हो, IPS ऑफिसर, IAS ऑफिसर, IRS ऑफिसर आप बन सकते हो। यानी दुनिया में जो बाकी लोग कर सकते हैं वो तो हम बहुत इजीली कर सकते हैं, पर इसके पहले मैंने जो भी आपको बताया वो सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर के स्टूडेंट ही कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप कहीं और एग्रीकल्चर का स्कोप अभी सर्च करने नहीं जाएंगे और 2-4 लोगों को और बताएंगे कि एग्रीकल्चर की पढ़ाई करने का मतलब गाय भैंस गोबर नहीं होता है, इसका मतलब कहीं भी खेती करना नहीं होता है। हाँ, खेती करना एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप पॉली हाउस लगा सकते हो, आप प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन कर सकते हो, आप ऑफ सीजनल, अभी मैं देख रहा हूँ कि कुछ दिनों से, है ना, रील्स में यूट्यूब पे एक सी बकथॉर्न नाम का जो पौधा है, उस पौधे का जूस आ रहा है 750 रुपए लीटर, और उसके बड़े ऐसी तारीफें कर रहे हैं, अमृत जैसा ये वो है। मैं आपको कह रहा हूँ आप आपके घर पे पॉली हाउस लगा लो, 4 दिन की सेमिनार अटेंड करके आओ, सी बकथॉर्न क्या है, वो कैसे उगता है, कैसे पैदा होता है, कैसा एनवायरनमेंट चाहिए, है ना, फिर उसको लाके अपन उसको उगा सकते हैं। अब मार्केटिंग का काम जो कर रहे हैं वो अपने बहुत बढ़िया कर रहे हैं कि कैसे उसको बेचना है। तो एग्रीकल्चर में अगर आपने पढ़ाई कर ली ना तो कोई भी चीज आपको बहुत ज्यादा एक्सक्लूसिव फील नहीं, आप कर सकते हो, आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि ये काम वो कर सकता है, मैं भी कर सकता हूँ। तो ऐसे और थाउजेंड्स ऑफ बिजनेस जो है धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। अभी देखो एग्रीकल्चर में रिमोट सेंसिंग का यूज बढ़ गया, अब ड्रोन आते हैं, आप खेत में ड्रोन लेके घूम जाओ, वो उसका रिमोट और छोड़ दो, ड्रोन खुद ही स्प्रे कर लेता है ऑटोमेटिक, आपको काम ही नहीं करना है। आजकल GPS गाइडेड ट्रैक्टर है, आप ट्रैक्टर ऑन करके छोड़ दो, वो खुद ही काम कर लेगा। तो एग्रीकल्चर का ये फायदा आ रहा है कि जितनी भी मशीनरी है, जितनी भी रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है, AI का यूज हो रहा है, इसके ऊपर गवर्नमेंट करोड़ों करोड़ों रुपए खर्चा कर रही है। आपको उस लायक बनना है कि आप कितनी बड़ी जिम्मेदारी ले सकते हैं, आप कितना सीख सकते हैं, आप कितना समझ सकते हैं। जहां देखो मैं आपको एक सिंपल से कंपैरिजन से समझाता हूं कि एक एग्जाम बैंक PO का होता है, एक बैंक AFO का होता है। बैंक PO जो PO है उसमें जो कट ऑफ जाती है आपकी प्रीलिम्स की, वो जाती है 50 में से 40, 42, 45 नंबर आपको मैथ्स में करना है, क्वेश्चन सही करना है, इतने ही क्वेश्चन आपको रीजनिंग में करना है। वहीं अगर अपन AFO की बात करें तो मैं जब BSc AG कर रहा था तब 50 में से 10 मैथ्स में लाना है, 50 में से 10 रीजनिंग में जाना है, और इंग्लिश का कट ऑफ कभी कभी तो आधा नंबर, 1.5 नंबर, 2.5 नंबर जाता है। अब आप सोचो कि पोस्ट दोनों की सेम है, 3 साल बाद दोनों मैनेजर बन सकते हैं, पर उधर का क्या है, ओपन मार्केट में आप देखो 3rd ग्रेड टीचर बनने के लिए 25.5 लाख लोग परीक्षा दे रहे हैं। इधर 1st ग्रेड की 500 पोस्ट आई है, मुझे पता नहीं है 500 फॉर्म भरे भी होंगे कि नहीं भरे होंगे, MSc प्लस B.Ed वाले। तो अभी भी एग्रीकल्चर में बहुत बड़ा फ्यूचर है। आप देखो पूरी दुनिया की इकोनॉमी केवल 2 ही चीजों पर डिपेंड करती है, एक एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन और एक माइनिंग, है ना। तो मुख्य काम तो मजदूर कर रहे हैं, किसान कर रहे हैं, और वहीं से सारे बिजनेस, ये सारे सेकेंडरी बिजनेस है जो एग्रीकल्चर पे बेस्ड है। कपास तो किसान ने उगाया है, जो कपड़ा बना रहा है, जो कपड़े की मार्केटिंग कर रहा है, जो उसको बेच रहा है, वो पैसा कमा रहा है। तो आप जैसे बच्चे जब आगे आके एग्रीकल्चर को अपने फ्यूचर के लिए चुनेंगे, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एग्रीकल्चर अभी भी एक ऐसा फील्ड है जिसके अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। एग्रीकल्चर में अभी बहुत कम कंपटीशन देखने को मिलता, आप देखो ना हर गली में, हर मोहल्ले में सारे बच्चे या तो कहीं डॉक्टर बनने की दौड़ में है या कहीं इंजीनियर बनने की दौड़ में दौड़ रहे हैं। अगर इतनी मेहनत वो एग्रीकल्चर की डिग्रीज में कर ले जितना नीट में कर रहे, 5 साल, 6 साल, 7 साल, यहाँ आदमी PhD होके बाहर निकलेगा। एग्रीकल्चर सिर्फ आपको कागज का टुकड़ा नहीं देता है, एग्रीकल्चर आपको जीने की राह देता है, आपको सशक्त बनाता है। एग्रीकल्चर की शिक्षा आपको समझाती है कि आपको कैसे अपने खुद के लिए अवेयर रहना है, कैसे आपको सोशली अवेयर रहना है, कैसे आप अपने देश के विकास में सहयोग कर सकते हैं। मेरे इन बातों को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इतने प्रेम से आपने इस वीडियो को देखा, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ।